हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार और बात करेंगे दो मूवीज़ की, और दोनों ही हिंदी पिक्चरें नहीं है ओरिजिन के अंदर, क्योंकि एक हम बात करने वाले हैं रेखा चित्रम की, और ये है एक मलयालम मूवी, लेकिन आपको हिंदी में भी मिल मिल जाएगी और ये सोनी लिव पे आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा हम बात करेंगे डीमन सिटी की, जो कि जापानीज़ मूवी है, लेकिन ये भी आपको हिंदी के अंदर मिल जाएगी। दोनों का जॉनर बहुत ज़्यादा अलग है। रेखा चित्रम जो है ये आपको एक सस्पेंस थ्रिलर की तरह दिखेगा, हालांकि जो इसका पोस्टर है वो बड़ा ही भूतिया टाइप से आपको लगता है। और शायद ये भी एक रीज़न था, मैंने पहले 1-2 दिन नहीं देखी थी, क्योंकि मैं इस तरीके के जॉनर के लिए रेडी नहीं था, क्योंकि मैं थ्रिलर देखने में इंटरेस्टेड था, लेकिन भूतिया पिक्चर के अंदर नहीं। पता चला ये भूतिया नहीं है, तो मैं आपको पहले ही आगाह कर दूँ। इसके अंदर कुछ बहुत ही ज़्यादा स्पेशल चीज़ हुई है, वो ये है कि यहाँ पर आपको ममूथी तो दिखेंगे, लेकिन एआई वाले ममूथी। यानी कि ये 9 करोड़ रुपए में बनी हुई पिक्चर, जो ओरिजिनली जब बॉक्स ऑफिस के ऊपर आई थी तो 57 करोड़ रुपीज़ इसने कमाए थे। जोसेफ टी चाकू जो इसके डायरेक्टर हैं, जोफिन टी चाकू, उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से मेरे ख्याल से डायरेक्शन करी है यहाँ पर। और आसिफ अली बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के एक्टर हैं ये, मतलब अपनी आँखों से, अपने सटल बिहेवियर जिसको बोलते हैं ना, उससे काफ़ी अच्छी एक्टिंग ये करते हैं। और यहाँ पर ममूथी साहब भी दिखाए गए हैं, और ममूथी का जो एंगल यहाँ पर यूज़ किया गया है वो है एआई वाला। यहाँ पर ममूथी एक्चुअली में है नहीं, और मुझे देख के ऐसा लगा कि 9 करोड़ में अगर ये अचीव हो सकती है, तो कल को तो देवानंद को भी हम देख सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसे एक्टर्स जिनको हम याद करते रहते हैं, ऋषि कपूर साहब को भी हम देख सकते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये मामला है। कल को एआई बहुत ज़्यादा आगे प्रोग्रेस करने वाला है, और साथ साथ में बहुत सी ऐसी पिक्चरें बनेंगी जो एआई बेस्ड होंगी। ठीक है, उसके बारे में हम अलग से डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर एक इन्वेस्टिगेशन होती है। एक राजेंद्र नाम का आदमी है जो अपने आप को खुद ही गोली मार लेता है और एक्सेप्ट करता है कि मैंने कुछ कुकर्म करे थे, कुछ लोगों के साथ मिलके करे थे, और बहुत साल पहले करे थे, और उसकी गिल्ट अभी भी उसको सताती रहती है। तो अब ये वुमन कौन है जिसके अगेंस्ट इसने क्राइम करा था, और वो कौन-कौन इसके साथी थे जिन्होंने क्राइम में इसका साथ दिया था, वो धीरे-धीरे चीज़ें करके अनवील होती रहती हैं। और यहाँ पर जो इंस्पेक्टर साहब दिखाए गए हैं आसिफ अली के रूप के अंदर, वो किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन को गो थ्रू करता है। एक-एक इंसान जो भी इस केस से लिंक्ड है, वहाँ से लेके फ़िल्म इंडस्ट्री, मलयालम फ़िल्म इंडस्ट्री तक पहुँच जाता है। तो स्टोरी काफ़ी लीनियर तरीके से चलती है, जैसे कोई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, धीरे-धीरे चलती जा रही है, लेकिन एक बिग रिवील भी होता है। जैसे कि मलयालम मूवी के अंदर होता है कि धीरे-धीरे, धीरे चीज़ें चलती जा रही हैं, मगर ऐसा ट्विस्ट होगा जो आप कभी भी गेस नहीं कर पाओगे। तो मलयालम सिनेमा के अंदर एक ख़ास बात है कि कभी भी इस तरीके की चीज़ें नहीं दिखाते हैं कि इतने ट्विस्ट एंड टर्न इधर से उधर हो गए कि आप बोलो कि जी ये तो स्टोरी कहाँ से शुरू हुई थी, कहाँ खत्म हो गई। यहाँ पर एक जो स्कीम ऑफ थिंग्स का यूज़ किया जाता है, एक सिंपल टेक्निक है, जिसका मतलब होता है कि हाइड थिंग्स और उसको अनवील करो। तो आपका जो दिमाग होता है वो एक डायरेक्शन के अंदर चलता चला जा रहा है कि कौन महिला थी जिसके साथ कुछ कुकर्म हुआ है, और ये कौन लोग हैं जिन्होंने किया है, ये आप उसी के डायरेक्शन में चलते चले जाते हो। लेकिन जो डीपर स्टोरी है कि इनके साथ ऐसा क्यों हुआ था, वो एंड में अनवील होती है, और वो आपको काफ़ी ज़्यादा ग्रेटिफाइंग लगती है। क्या ये बहुत बेहतरीन तरीके से बनी है? जैसे मैंने बताया कि डायरेक्शन में रियल चीज़ों का यूज़ किया गया है, चाहे वो चर्च हो, चाहे फिर वो सेट के लोकेशंस दिखाने की कोशिश करी गई हो, चाहे वो बारिश का इस्तेमाल इतना अच्छा तरीके से किया गया है, चाहे वो ग्रेव ढूँढने की जब बात आती है यहाँ पर, तो उसमें ग्रेव किस तरीके से वो डिग हो रही है, कुछ मैनुअल हो रहा है, कुछ अर्थ मूवर से हो रहा है। साथ-साथ में क्योंकि यहाँ पर आसिफ अली ने थोड़ी बहुत मसल-वसल भी बनानी है, तो बनियान-वनियान के शॉट भी वहाँ पर आ जाते हैं। तो अनवीलिंग जो है इटसेल्फ वो थोड़ा स्लो और येट एक्साइटिंग तरीके से होता है। स्क्रीन प्ले भी इसी तरीके का होना चाहिए, तो सस्पेंसफुलनेस पहले शॉट से उसी तरीके का स्लो बीजीएम जो हल्का-हल्का पीक करता है बीच-बीच के अंदर, बट लार्जली आपको डायलॉग्स के ऊपर ज़्यादा फोकस आता है, तो जिससे एम्प्टीनेस क्रिएट होती है कि एक डायलॉग से दूसरे फ्रेम में आप जब जा रहे हो, एम्प्टीनेस अपने आप में भी एक बात बोल जाती है जो म्यूज़िक नहीं कर सकता है, जो बिल्कुल ऑपोज़िट है। जैसे तेलुगु इंडस्ट्री काम करती है कि इतना लाउड म्यूज़िक होता है कि आप उसमें भी आपकी होती हैं भावना उत्पन्न होती हैं, लेकिन एक साइलेंस से जो सस्पेंसफुल चीज़ आती है वो अलग ही लेवल की होती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है। लेकिन अगर मैं ये बात करूँ कि स्टोरी किस तरीके की है, स्टोरी 2 सवा 2 घंटे की है, लेकिन ये स्टोरी 1 घंटे से ज़्यादा की एक्चुअली में है नहीं। सेकंड हाफ काफ़ी ज़्यादा ड्रैग लगने लग जाता है, और स्पेसिफिकली जो वुमन की कहानी है वो आपको थोड़ा-सा ज़्यादा एलोंगेट करके दिखाया गया है। और एक जो मिस्टेक मेरे ख्याल से मलयालम सिनेमा में रहता ही है, मैं काफ़ी बार इसको रेज़ कर चुका हूँ, और ये मुझे राइफ़ल क्लब के अंदर भी नज़र आया था कि जो भी चीज़ आप दिखाते हो,
उसमें हम एनग्रोस्ड हो जाते हैं क्योंकि स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन बहुत अच्छा है, रियलिज़्म है, रियल लोकेशंस है, बट इमोशंस की बहुत ज़्यादा ख़ासा कमी रहती है। तो कौन मर जाता है, कोई किसी का साथी मर रहा है, कोई लेना-देना नहीं है, कोई इमोशंस ख़ास जागते नहीं है, इसीलिए आपका अटैचमेंट भी किसी कैरेक्टर से होता नहीं है, इसलिए वो यादगार भी नहीं बनते। अगर आप देखो मलयालम सिनेमा में पिक्चर यादगार बन जाती है, कोई भी कैरेक्टर जो है वो यादगार नहीं बनता। कुछ-कुछ मिस्टेक्स भी हैं इस मूवी के अंदर, फॉर एग्ज़ाम्पल क्योंकि आसिफ को जो कैरेक्टर है इंस्पेक्टर वाला एसएचओ होता है, वो काफ़ी शार्प दिखाया जाता है। जब वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है और कुछ-कुछ चीज़ों को एट ग्लांस फर्स्ट टाइम देख रहा होता है, तो विदाउट ग्लव्स भी यूज़ कर लेता है वो चीज़ों को। बाकी उसकी सारी टीम जो है वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन जो और एक्सपर्ट्स आए हुए हैं, वो सब लोग ग्लव्स यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये ग्लव्स यूज़ नहीं कर रहा। तो वो आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है उसके साथ कहीं न कहीं चीज़ें स्पॉइल हो सकती हैं। तो ये मेरे को लगा कि शायद एक एस्पेक्ट है जो डायरेक्टर साहब ने बहुत ज़्यादा फ़ोकस नहीं किया है। लेकिन फिर भी ये एक एंगेजिंग मूवी, आपको देखने में मज़ा आएगा। थोड़ी कट शॉट ज़रूर हो सकती थी। मेरा मूवी रिव्यू स्कोर है इसके लिए 3 स्टार्स आउट ऑफ 5, और ये 3 स्टार्स मैंने इसीलिए भी दिए हैं क्योंकि ये थोड़ा-सा रियल लोकेशंस का जो मज़ा होता है ना, वो वीएफएक्स दे नहीं सकता, और ये मलयालम सिनेमा का ना एक चार्म जो है ये उसमें रहता ही रहता है। अब चलते हैं जापानीज़ मूवी की तरफ, जो कि है डीमन सिटी। डीमन सिटी एक जापानीज़ मूवी है जो कि नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज़ हुई है। अब यहाँ पर एक हिटमैन दिखाया जाता है जो काफ़ी खूंखार तरीके का है। अब ऑब्वियसली उसके पंगे जो होंगे किसी इस तरीके की एसोसिएशन से होंगे जो भी बहुत ज़्यादा खूंखार होगी। अब इसकी कुछ टसल हो जाती है जिसकी वजह से वो इसकी फैमिली को मार देते हैं और इसको मार देते हैं गोली यहाँ पर। अब ये हिटमैन तो है, लेकिन एट द सेम टाइम इसी को फ्रेम कर दिया जाता है इसी की फैमिली को मारने के लिए, और साथ में गोली लगी है तो ये पैरालाइज़ भी थोड़ा-सा हो जाता है और थोड़ा-सा दिमाग से सुन्न हो जाता है। क्या ये दोबारा से जीवित होके जिन्होंने इसके फैमिली के साथ कुछ गलत किया है उसका बदला ले पाएगा कि नहीं बदला ले पाएगा? ये एक इस तरीके की एक्शन मूवी है। ये ऐसी जापानीज़ मूवी है जहाँ पर आप एक्शन तो देखते हो, लेकिन एट द सेम टाइम इसके अंदर भी एक अच्छी चीज़ रखी गई है कि जहाँ हाई ऑक्टेन सीन्स आते हैं उसके बाद आपको एक स्लो डाउन भी किया जाता है कि बैक टू बैक, बैक टू बैक, बैक टू बैक जब होता है ना तो आप तो थक जाते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी टोनी जॉ की मूवी देख रहे हो तो आपको पता है कि वो आदमी आपको इतना एक्शन करके दिखाएगा कि आप थक जाओगे अल्टीमेटली। यहाँ पर थकावट नहीं होती क्योंकि यहाँ पर आपको एक्शन आएगा, फिर ब्रेक आएगा, फिर डायलॉग्स आएँगे, आपको खूंखारियतपन या फिर किसी की स्कीम के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाएगा कि अब ये क्या स्कीम कर रहा है, ये सब चीज़ों पे फोकस आएगा, और फिर उसके बाद आप जाके दोबारा से फिर एक्शन के अंदर आओगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है। यहाँ पर भी जितने भी किरदार हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके के हैं। जो स्पेसिफिकली हिटमैन का जो कैरेक्टर है वो उसने कुछ-कुछ सीन्स के अंदर काफ़ी अच्छी एक्टिंग करी है। कुछ-कुछ जो ट्विस्ट हैं वो अच्छे हैं। लेकिन ज़्यादातर जो स्टोरी है वो लीनियर तरीके से ही चलती है। आपको ज़्यादा कोई सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। जो इसको इफ़ेक्टिव बनाता है वो बनाता है इसका एक्शन, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है, बीच-बीच में ब्रूटल भी होता है, और एक इमोशनल एंगल की, चाहे वो हिटमैन है, चाहे वो एक नेगेटिव इंसान है, लेकिन फिर भी फैमिली है तो फैमिली के लिए वो क्या कुछ कर गुजरेगा। तो बेसिकली एक ऑलमोस्ट एक एंटागनिस्ट वर्सेस एंटागनिस्ट की ही ये कहानी है। अब कौन कितना बड़ा डीमन होता है इस डीमन सिटी में आपको देखने को मिलेगा। अच्छा टाइम पास हो जाएगा आपका। मेरे ख्याल से इसका मूवी रिव्यू स्कोर रहेगा 3.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। आधा नंबर मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसका एक्शन जेन्युइनली काफ़ी अच्छा है, क्योंकि बहुत जगह पे बंदूकें चला के काम चला लिया जाता है, उसमें इतना मज़ा नहीं आता मुझे। जिसके अंदर हैंड फाइट होती है, फिस्ट फाइट होती है, और कुछ-कुछ जो ऐसे सीन्स हैं जब ये कोमा में चला जाता है और उसके बाद इसको लोग मारने आते हैं तब इसका रिएक्शन क्या होता है, वो काफ़ी अच्छे तरीके से सोचे हुए शॉट्स हैं, उसकी स्क्रिप्टिंग अच्छी करी गई है। तो देखो दोनों मूवीज़ को एन्जॉय करो, बाकी हम जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।